आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है, इनका चुनाव कैसे होता है। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में क्या अंतर है। और तीसरा आपका है कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका कितनी तरह की होती है। तो इन तीनों टॉपिक को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है राष्ट्रपति। जैसा कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति, 54 यानी कि 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ये 4 पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कौन कौन? अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अब चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो हम लोग का टॉपिक है। वो 4 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। कौन कौन? पहला आपका है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, निर्वाचित बार बार शब्द आ रहा है, तो अगला पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में क्या अंतर है। तो पहला आपका हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा आपका है राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा आपका है राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो ये आपका हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का जिक्र कौन सा अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जिक्र जो है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार। दूसरा आपको बताए थे कि अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग होता है कि यदि राष्ट्रपति को हटाना हो अपने पद से तो महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार। और अनुच्छेद 72 कहता है आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कितने तरह के सदस्य होते हैं? तो 2 तरह के सदस्य होते हैं। पहला आपका लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा आपका है राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपका कि किस संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एकल। तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक राष्ट्रपति। दूसरा आपका टॉपिक है कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में क्या अंतर है। तो निर्वाचित सदस्य का अर्थ होता है चुना गया, जिसे जनता चुनती है। मनोनीत सदस्य होता है पसंद किया हुआ। दूसरा अर्थ समझिए तो चुना हुआ, लेकिन ये जनता के द्वारा नहीं चुना गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नामित किया जाता है। तो ये आपका हो गया निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में अंतर। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा आपका टॉपिक है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है। पहला आपका राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी कार्यपालिका। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? तो राजनीतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है? अस्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च अधिकारियों की फौज है
जो कि विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण में परामर्श देते हैं। तो ये आपका हो गया कार्यपालिका। दो तरह की होती है, पहला आपका राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है। इसका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। और स्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च अधिकारियों की फौज है जो कि विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण में परामर्श देते हैं। यानी कि स्थायी कार्यपालिका का काम है नीति निर्धारण में परामर्श देना। और वास्तविक शक्ति किस में छिपी होती है? तो आपका राजनीतिक कार्यपालिका में। तो ये 3 पॉइंट आपका हो गए।